हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। प्रीलिम्स एक हफ्ते से भी कम दूरी पे है और आपका वक्त YouTube पे ज़ाया नहीं होना चाहिए। हैविंग सेड दैट, अगर आपने इस वीडियो को चला लिया है तो मैं ये इंश्योर करूंगा कि आपका वक्त ज़ाया नहीं हो रहा है। आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन चीज़ों को प्लान कर सकते हैं। थिंग्स मे और मे नॉट गो अकॉर्डिंग टू प्लान, बट वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड। और उसकी प्रिपरेशन में आपने क्या चीजें करनी है, उस दिन पे जाके किन चीजों का खास ध्यान रखना है, ये मैं बताऊंगा। मैं ये क्यों बता रहा हूं? मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं खुद एक एस्पिरेंट रह चुका हूं। 3 बार प्रीलिम्स सक्सेसफुली क्वालिफाई करने में मैं कामयाब रहा था। पहली बार जब मैंने प्रीलिम्स दिया था तो आई कुड नॉट क्वालिफाई द प्रीलिम्स। और ये ऐसा एग्जाम है जिसमें लड़खड़ा के सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरे जैसे लोगों के लिए। कुछ लोग होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सब कर जाते हैं। दे आर वेरी स्मार्ट, दे आर नॉलेजेबल एंड टू सम एक्सटेंट लक ऑल्सो प्लेज अ पार्ट इन देयर जर्नी। बट ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि मैं समझाऊं कि एक बार प्रीलिम्स ना करने में क्या गलतियां थी और नेक्स्ट टाइम वो क्या ना दोहराई जाएं, मैं आपको कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश ज़रूर करूंगा। दोस्तों, अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपने इंडिया पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का मैच नहीं देखा होगा। ठीक है, अगर देख भी लिया था थोड़ा सा तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन आपने अगर मैच नहीं देखा तो मैं तो बता देता हूं उसमें कि उस मैच में क्या हुआ है। वो मैच हम जीते तो जरूर है, लेकिन मोर देन अस विनिंग द गेम, पाकिस्तान लॉस द गेम। पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही कम टोटल था जो वो बना नहीं सके 20 ओवर में। 120 रन बहुत कम होता है एक इंटरनेशनल 2020 मैच में। बट ओकेजन का जो प्रेशर है इंडिया और पाकिस्तान का, वो उन पे हावी हो गया। वहीं इंडिया में जसप्रीत बुमराह जैसे जो गेंदबाज हैं, वो इस प्रेशर को थ्राइव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब भी क्रंच सिचुएशन में उनसे परफॉर्मेंस चाहिए होता है, वो कर दिखाते हैं। इसके लिए उन्होंने बहुत सारी प्रैक्टिस की है। आप लोगों ने भी प्रीलिम्स के लिए बहुत सारी प्रैक्टिस की होगी, लेकिन प्रैक्टिस तो सब करके आते हैं। यही व्यक्ति क्यों क्रंच मोमेंट में काम करता है? इसके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज आपने समझनी है, जिसका नाम है, जिसका मीनिंग मैं आपको बता सकता हूं कि आपने अपने आसपास एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनानी है जिस दिन आप एग्जाम में जा रहे हैं। यह प्रोटेक्टिव शील्ड फिजिकल नहीं है, मेंटल है, साइकोलॉजिकल है। आप एग्जाम में जाते हैं, आप सेंटर पे देखते हैं कि बच्चों को आपसे ज्यादा ज्ञान आता है। वो लास्ट मोमेंट तक बहुत चीजें पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, लिख रहे हैं, समझ रहे हैं, रट्टा मार रहे हैं, उनके पास नोट्स पड़े हुए हैं, उनके नोट्स पे नजर जाती है और लगता है कि यार ये वाला टॉपिक तो मैंने नहीं पढ़ा होता है। इस सारी आउटसाइड नॉइज को शट जो कर पाता है, वही पाकिस्तान बनने से बच सकता है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल है। क्रिकेट टीम की बात कर रहा हूं मैं फिलहाल। और यही प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं अगर आप बाहर की जो सिचुएशन है उसको अपने ऊपर हावी होने देते हैं। दिस स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉइंट यू आर ट्रैवलिंग टू योर एग्जाम सेंटर। ये वहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, कुछ लोगों के स्कूटर पंचर हो सकते हैं, कुछ लोगों की कैब लेट हो सकती है। इस सब का अलाउंस लेके चलना है आपने जिस दिन आप पेपर देने जा रहे हैं। तो इसीलिए आपको सबसे पहले तो एसेंशियल्स की चेकलिस्ट अभी ही निकाल के रख लेनी है। एक दिन पहले वेट नहीं करना है। एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल के रख लो। ओरिजिनल फोटो आईडी संभाल के रख लो बैग में, जिस बैग में लेके जानी है। ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का बॉक्स ले लो और एक बार OMR उससे मार्क करने की भी कोशिश कर सकते हो। इफ यू कैन ट्राई, यू कैन डू दैट। नहीं है तो कोई बात नहीं, एग्जाम डे पे जरूर आपने कम से कम 2, ये मैं मिनिमम कह रहा हूं, 4 ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ले जाओगे तो भी कोई नुकसान नहीं होगा। पेंसिल और इरेजर भी साथ रखना, क्योंकि सम पीपल आर कंफर्टेबल ऑन मार्किंग ऑन द क्वेश्चन पेपर विद पेंसिल, तो वो भी चलता है। मैं बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन को कैसे मार्क करना है, तो प्लीज एंड तक बने रहना मेरे साथ। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 1-2 घंटे नहीं लूंगा, लेकिन बताऊंगा भाई। और आपको पेपर सॉल्व करके सैंपल भी दिखाऊंगा। पूरा पेपर तो नहीं सॉल्व कर पाऊंगा, बट आई विल गिव यू अ सैंपल। और आपने बहुत लोगों को अभी यूट्यूब पे पेपर सॉल्व करते हुए देखा होगा, जो लोग आंसर की पढ़ने के बाद हाइंडसाइट में आपको बता रहे हैं कि ये तो कॉमन सेंस से पता लग जाना चाहिए था। मैं ऐसी चीज नहीं करने वाला। मैं एक रेगुलर एस्पिरेंट की तरह पेपर सॉल्व करूंगा जिसको आंसर की नहीं पता है।
जिसको सही आंसर नहीं पता है, सही आंसर आने के बाद सब लोग कॉमन सेंस लिख देते हैं वहां पे, लेकिन ये गलत है, मैं इसमें बिलीव नहीं करता हूं। तो आई विल टेल यू हाउ टू अप्रोच टू अ सेफर नियर कट ऑफ स्कोर, मे बी 10 मार्क्स अबव कट ऑफ स्कोर इफ यू आर काम। अगर आप काम है, कंपोज्ड है पेपर के दौरान और कोई सिली मिस्टेक नहीं करते हैं तो आप वहां तक पहुंच सकते हैं, गारंटी देना मेरा काम नहीं है। 20 मिनट्स पहले पहुंच जाना एग्जाम सेंटर पे, रिस्ट वॉच लेके जानी है, वही इंस्ट्रक्शन है जो आपके एडमिट कार्ड पे लिखी होती है, लेकिन बहुत लोग वो नहीं पढ़ते हैं, फाइन प्रिंट में है ना, नहीं पढ़ते हैं, मैं बता देता हूं। रिस्ट वॉच लेके जाना है, डिजिटल वॉच नहीं लेके जानी है, स्मार्ट वॉच नहीं लेके जानी है, मोबाइल फोन अवॉइड करना है, ना ही लेके जाओ सेंटर पे तो बेहतर है। अगर दूर है सेंटर तो फिर इंश्योर करो कोई आपके साथ जा रहा है, अगर नहीं हो पाता है फिर लास्ट ऑप्शन इज दैट दे हैव द प्लेस टू पुट द मोबाइल फोन। ऐसे पैनिक नहीं होना कि मैं फोन ले आया हूं तो अब क्या होगा, कुछ मौत नहीं आ जाएगी, कुछ भी नहीं होगा। फोटो इंस्ट्रक्शन पढ़ी है अगर आपने तो आपको यह पता होगा कि अगर आपने इस प्रकार की फोटो नहीं बनाई है, इफ यू डोंट हैव अ फोटो विच हैज योर नेम एंड द डेट ऑफ द फोटोग्राफ टेकन, तब भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। आपके एडमिट कार्ड पे अगर ये नहीं है ऐसी फोटो तो आप अभी अपने साथ लेके जा सकते हो, 2 पासपोर्ट साइज फोटो लेके जा सकते हो। सेकेंडली, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो ओरिजिनल फोटो आईडी है वो आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, कुछ भी, उस पर फोटो क्लियर नहीं है, वेरी रेयरली दे डू दिस कि वो फोटो क्लियर ना होने की वजह से बाहर करते हैं, बट आप क्यों अपनी तरफ से रिस्क लो। अगर फोटो क्लियर नहीं है तो भी आप अपने साथ पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाओ, उस पे नाम और डेट ऑफ टेकिंग द फोटोग्राफ जरूर होना चाहिए, दैट्स इट। कोई भी डेट हो उस पे, रीसेंट ही होगी, अभी लेके जाओगे तो रीसेंट होगी फोटो, रीसेंट होगी तो लेके चले जाना, बस दैट्स इट। ठीक है, ये मेरे ही एडमिट कार्ड में से है फोटो। ठीक है, अब मैं अपनी कहानी बाद में बताऊंगा कि क्या मैं अटेम्प्ट देना चाहता हूं या नहीं। ठीक है, इस बार तो नहीं दे रहा हूं। अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी देखते। अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी क्या है कि अगर आपने ऑलरेडी बहुत सारे मॉक दे दिए तो यू मस्ट बी समहाउ कंफर्टेबल विद अ पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी, कि आप कितना टाइम लगाते हैं, कितने फेजेस में या राउंड्स में वो पेपर करते हैं। आप बस इस वीडियो को देखें, अगर आपकी ऑलरेडी कोई स्ट्रेटेजी है और उसमें माइनर चेंजेस इंप्रूवमेंट्स आ सकते हैं तो करें। ड्रास्टिकली चेंज करने के लिए मैं अभी नहीं बोलूंगा। मैंने कुछ समय पहले एक यूट्यूब पे एक और वीडियो देखा था जिसमें बताया गया था कि पानी मत पीना एग्जाम के दौरान, क्योंकि जो ब्रेन ठंडा हो जाता है और ये सब। देखिए, अगर आप पानी पी के रिलैक्स्ड फील करते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। आप, हर व्यक्ति, जरूरी नहीं कि वो जब तक स्ट्रेस में ना हो तब तक वो काम नहीं कर सकता। व्यक्ति रिलैक्स हो तो भी काम कर सकता है। रिलैक्स एक लेवल तक हो सकता है व्यक्ति, और जिस एग्जाम में आप जा रहे हो ना उस पर आप कभी रिलैक्स नहीं हो पाओगे, चाहे आप कितना मर्जी ठंडा पानी आपको पिला दो। तो ये सब चीजों यार, ये सब हैक्स के पीछे मत जाना। ठीक है, आई एम सेइंग यू मेनी टाइम्स, पानी नहीं पीना, वो भी हीट वेव के दौरान, कैन बी कैटास्ट्रोफिक। ठीक है, वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। थोड़ा सा पानी आप पी सकते हैं, अपने साथ ट्रांसपेरेंट बॉटल ले जाएंगे तो आपको अलाउ कर देंगे अंदर लेके जाना। मोस्ट ऑफ द सेंटर्स पे पानी मिलता भी है पीने के लिए। अगर नहीं मिलता है आपके सेंटर पे तो आप एक ट्रांसपेरेंट पानी की बॉटल भी साथ में लेके जा सकते हो, डू नॉट वरी। बट आई थिंक इट इज बेटर इफ यू हाइड्रेट एवरी 25 मिनट्स। इफ यू हाइड्रेट, आपके माइंड के लिए, आपके लिए, शरीर के लिए अच्छा है हीट वेव के दौरान, ये याद रखना है। और हाँ, एक डार्क चॉकलेट साथ में लेके जा सकते हो, सॉरी चॉकलेट लेके जा सकते हो साथ में, दैट इज ऑलवेज गुड। और वो ऐसा नहीं कि चॉकलेट खाते रहेंगे, बीच में एक बार कभी, एंड इट आई सीन इट वर्किंग फॉर स्टूडेंट्स। तो इसीलिए मैं आपको एडवाइस दे रहा हूं। 3 राउंड में पेपर करना है। ठीक है, अब मैं जीएस पेपर पे आ गया हूं, 3 राउंड पे पेपर करना है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से आपने पेपर अटेम्प्ट करना है। ये 2023 का पेपर है। आई विल बी अप्रोचिंग इट एज इफ आई डोंट नो द आंसर की। ठीक है, हो सकता है मुझे कुछ आंसर पहले से पता हो, पर मैं अप्रोच इसे ऐसे करूंगा जैसे आप लोग उस दिन 2024 पे करने वाले हैं। देखिए, मैंने सेट ए उठाया है। सेट ए उठाने के बाद मुझे पता लग रहा है कि आपने अब पहला काम क्या करना है। जब आपको पेपर की सील ब्रेक करने के लिए बोला जाएगा तो आप क्या करोगे, पन्ने पलटोगे और 100 क्वेश्चन होंगे तो आप ये देखोगे, थोड़ा सा गेज करोगे कि अच्छा ज्योग्राफी वाले इधर है, पॉलिटी वाले इधर, क्योंकि आपको ये पता होगा कि देयर आर सेगमेंट्स, है ना। तो जैसे ये पहला पेज है, ये ज्योग्राफी का सेगमेंट है। दूसरे पेज से ज्योग्राफी के सेगमेंट से हम एनवायरमेंट के सेगमेंट तक आ रहे हैं, है ना। ठीक है, ये आ गए एनवायरमेंट पे 13 से, और फिर उसके बाद ऐसे ही चेंज होता रहेगा। तो
पहले सेट फ्यू क्वेश्चंस, 8-9 क्वेश्चंस विल बी ज्योग्राफी, देन 8-9 क्वेश्चंस विल बी एनवायरमेंट, देन 8-9 क्वेश्चंस विल बी इकोनॉमी, देन पॉलिटी। तो ऐसे करते करते 2 सेगमेंट्स आ सकते हैं बड़े बड़े जो हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए पॉलिटी 2 जगह पे मिलेगा, एक 21 से लेके 29 एग्जाम्पल दे रहा हूं, और फिर लास्ट में 75 से लेके 82 तक पॉलिटी मिल सकता है। तो ऐसे आपको 2 जोन्स पता लग जाएंगे। अब आपका एक तरीका यह हो सकता है अटेम्प्ट करने का कि अगर आपको लगता है कि कोई एरिया आपका बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है, इफ यू थिंक पॉलिटी एंड इकोनॉमी आर योर स्ट्रॉन्ग जोन्स, यू बीन परफॉर्मिंग वेल इन योर मॉक टेस्ट, यू कैन चूज टू अटेम्प्ट फ्रॉम देयर, कर सकते हो ऐसा, बट ओनली इफ यू हैव बीन डूइंग दैट इन द मॉक। अगर अभी तक आपने ऐसा नहीं किया है तो पेपर में जाके ऐसा मत करना, मॉक में जैसा करते हो वैसे ही करते आना। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स विल डू सीक्वेंस वाइज, विच इज ओके। मुझे ये अप्रोच सही लगता है, और ये अप्रोच इसलिए भी सही लगता है क्योंकि आपको आदत दिलवा देता है कि अगर आपको एक पेज पे कुछ नहीं भी आता है, मान लीजिए ये 7 क्वेश्चन है, इनमें से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आता है, तो आप घबराएंगे नहीं। आपको फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। ये है, दिस इज द साइकोलॉजिकल जोन जो आप जिसके अंदर आप हो, है ना। आपको कितने रन रोकने हैं ये आपको पता है, आपको कितने मार्क्स स्कोर करने हैं आपको पता है, लेकिन जब आप अटेम्प्ट कर रहे हो तब आपके दिमाग में ये नहीं आ रहा है। सो प्लीज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आप 1 से लेके भी शुरू करते हो और पहले पेज पे ज्योग्राफी है जो आपको बिल्कुल नहीं आती है, और आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन मुझे बिल्कुल नहीं आते, तो पहले 2-3 मिनट में ही ये आपने डिसीजन ले लेना है कि मैं लेट मी गो टू पॉलिटी। Only do this if you have already done this in the mock. If you have not, don't change your strategy. तो सेट में जो पहले आ गया उसको करते जाओ। अब 3 राउंड में पेपर करना है और 3 प्रकार के मार्क आपके पास होने चाहिए। ये कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन मैं अपना वो बता रहा हूं, अपना जो है तरीका बता रहा हूं। दिस इज फॉर अ क्वेश्चन विच आई डेफिनेटली नो कि ये सही है, मुझे आता है भाई, तो इस पे क्या लग गया, टिक। ऐसे ही आप कोई मार्क रख सकते हो। सर्कल इज फॉर अ क्वेश्चन विच आई एब्सोल्युटली हैव नो क्लू अबाउट। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस पे 20 मिनट भी सोचूंगा तो मैं आंसर तक तो नहीं पहुंच पाऊंगा। एंड अंडरलाइन इज फॉर सच अ क्वेश्चन which I think I can grasp if I read it properly, if I try to eliminate some of the option, if I try to read the statement again and again, I may be able to reach an answer. यही 3 प्रकार के सवाल होते हैं प्रीलिम्स में, इसी 3 प्रकार के सवाल होते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। मैं अटेम्प्ट कर रहा हूं, मेरे को आंसर की नहीं पता है और मेरे पास जो प्रीरिक्विजिट पहले से नॉलेज है वो मैं यूज कर रहा हूं, ठीक है। आपको प्रूव भी हो जाएगा, जितने क्वेश्चन मैं नहीं कर पाऊंगा उससे प्रूव हो जाएगा। झेलम रिवर पासिस थ्रू वुलर लेक। देखो मेरे को यह पता है कि झेलम रिवर वेरीनाग से राइज करती है, ग्लेशियर है ये, और वहां से जाती है पाकिस्तान की तरफ, पर मुझे ये शायद क्लियरली नहीं पता है कि वुलर लेक जो है वो वुलर लेक से पास होती है या नहीं होती है। बट आई कैन थिंक अबाउट इट, इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट, मतलब ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ रेंज बात है। कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स कोलेरू लेक, ये मुझे पता है कि ऐसा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मुझे पता है कृष्णा और गोदावरी के बीच में कोलेरू लेक है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, दिस इज रॉन्ग। Meandering of गंडक रिवर फॉर्म्ड कांवर लेक, अब ये मेरे को बिल्कुल ही नहीं पता है, दिस आई डोंट नो एब्सोल्युटली। तो मैं कहां पहुंचा, मैंने ये गलत कर दिया और मुझे लग रहा है कि ये हो सकता है क्वेश्चन बाद में, तो मैं इसको कौन सी कैटेगरी में डाल रहा हूं, ऐसे, और मैंने वो क्रॉस भी कर दिया। तो पेंसिल, इसलिए मैं कहता हूं पेंसिल लेके जाना, कि जो आप ऑप्शंस को क्रॉस करोगे ना, कि कम से कम हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स गिवन आर करेक्ट, कम से कम ऑल 3 तो सही नहीं है ना, तो पेंसिल से ये हो जाएगा कि आपका ये ऑप्शन निकल जाएगा। अब मैं झेलम के बारे में सोचूंगा बाद में, बट हेयर ऑल्सो आई विल नॉट बी एबल टू रीच द करेक्ट आंसर, क्योंकि मुझे ये कांवर लेक का पता ही नहीं है। मुझे इतना पता है कांवर लेक को कबरताल भी कहते हैं और ये बिहार में वेटलैंड है, बट मुझे इसे रिवर नहीं पता है, तो ऐसे अंडरलाइन कर लिया। अब सेकेंड क्वेश्चन पे आता हूं। कामराज पोर्ट फर्स्ट मेजर पोर्ट रजिस्टर्ड एज कंपनी, पता नहीं है अभी। सेकंड, मुंद्रा पोर्ट लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट इन इंडिया, ये सही है, ठीक है, मुंद्रा पोर्ट तो प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट है। विशाखापट्टनम पोर्ट लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया, नहीं, ये तो जेएनपीटी है, मुंबई वाला है ना, ये जानकारी। तो अब क्या हो गया, मुझे पता लग गया कि 1
हाउ मेनी ऑफ द अबव पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड में मुझे कम से कम एक पेयर तो पता लग गया, तो नन तो नहीं है, और ऑल 3 पेयर भी नहीं है क्योंकि ये, तो कम से कम आई हैव रीच्ड 50%. आई विल थिंक अबाउट इट लेटर ऑन. ठीक है. नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग ट्रीज, जैक फ्रूट, महुआ, टीक. ये मुझे बिल्कुल नहीं आता, तो इसको क्या कर दिया मैंने, सर्कल कर दिया. ठीक है. नेक्स्ट, इंडिया हैज मोर एरेबल एरिया देन चाइना. प्रपोर्शन ऑफ, आई डोंट नो, very random statement, I don't know. Proportion of irrigated area is more in India as compared to China. Maybe, may not be, you don't know. This I know कि इंडियन एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी तो चाइना से ज्यादा नहीं, क्योंकि मैंने क्रॉप्स वगैरह के बारे में पढ़ा है, उसमें प्रोडक्टिविटी देखा है, तो ये गलत है. तो अगेन आई रीच अ क्वेश्चन विच आई मे थिंक अबाउट लेटर ऑन, है ना. Fifth question, which of the following is the best example of repeated fall in sea level giving rise to present day extensive marshland? This I know 100% run of Kutch. मेरे को पक्का पता है ये रन ऑफ कच्छ है, क्योंकि मैंने इसके बारे में पढ़ा है कि राइज एंड फॉल ऑफ द सी लेवल की वजह से ये जो प्रेजेंट मार्शलैंड बना है कच्छ में, वो इसकी वजह से बना है. अब ये हो गया टिक. तो ये पहला क्वेश्चन है इस पेज पे जो मुझे 100% आता है, बट मैंने घबराना नहीं है, क्योंकि बाकी लोग भी उतना ही पढ़ के आए हैं, ऐसा सोच के चलना है ना. Next, ilmenite and rutile available in coastal tracts of India are rich sources of which of the following? मुझे पता है, मैं रट के आया हूं पेपर में टाइटेनियम, क्योंकि मुझे पता था. I was smart enough to think, है ना. अभी स्मार्टनेस नहीं दिख रही होगी आपको, लेकिन I was smart enough during preparation to think कि यार ये जो मिनरल्स हैं और इनके जो ओर्स हैं ये बहुत आते हैं पेपर में, PYQ एनालिसिस आपने देखा होगा. तो मुझे पता था कि भाई टाइटेनियम है. 2 सही हो गए, कॉन्फिडेंस आता चला गया. About 3/4 of world's cobalt, a metal required for manufacture of EV, is produced by. I've seen multiple occasions Elon Musk talking about EV. That means EV is an important topic. I've read about EVs and EV में क्या कंपोनेंट होते हैं, और वो बैटरी जो है वो कॉन्गो में बनती है. ठीक है. सॉरी, कोबाल्ट जो है माइनिंग, नॉट बैटरी. कोबाल्ट की जो माइनिंग है वो मैंने बच्चों को करते हुए देखा है कॉन्गो में. ट्विटर पे वीडियो देखे थे कि कॉन्गो में जो बच्चे हैं, अफ्रीका के गरीब बच्चे कॉन्गो में जाके माइनिंग कर रहे हैं. अब आप कहोगे कि यार ये हमें सपना तो नहीं आना था कि ऐसा क्वेश्चन है. देखो, जो भी मिनरल्स न्यूज में है, जो भी मेटल्स न्यूज में है, रिसोर्सेज, ये ज्योग्राफी में एनीवेज इंपॉर्टेंट है, तो आप करके आओ. तो अब देखो, अब इस पेपर में मैंने क्या किया है, 5, 6, 7 मेरे सही हो गए हैं. ऐसा ही सेकेंड पेज पे मैं एक्सटेंड करूंगा. जो मुझे आते हैं वो मैं करता चला जाऊंगा, जो मुझे नहीं आते हैं उनको मैं, बिल्कुल नहीं आते हैं उनको मैं सर्कल कर दूंगा. हवा भी नहीं लग रही है मुझे, उनको मैं सर्कल कर दूंगा. जैसे ये 10वां क्वेश्चन, नो चांस आई नो ऑल द पॉइंट्स. ठीक है, मुझे पता ही नहीं है इसमें. तो अब मैंने क्या करना है, मैंने ऐसे करते करते फर्स्ट राउंड निकालना है. फर्स्ट राउंड हैज टू बी अराउंड 25 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट, हाफ एन आवर. फर्स्ट राउंड मीन्स आई गो थ्रू द एंटायर पेपर, find out the questions that I know absolutely and mark a tick on them. कर दिया मैंने, मार्क कर दिया टिक. अब क्या करना है, फर्स्ट राउंड खत्म हो गया, मैंने 3 तरीके के क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर लिए. अब मैंने OMR में टिक वाले क्वेश्चन डाल देने. एक बार लास्ट बार उनको देख के अच्छा यही आंसर डाल देना है, डरना नहीं, क्योंकि इनको पक्का करना, बैंक में रखना सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए आपको. पुट देम, डिपॉजिट देम इन द बैंक. सो वेदर दे आर 30 जो पूरी तरह आते हैं, वेदर दे आर 35, इफ योर लक इज गुड दे मे बी 40, एंड इफ दे आर 40 देन हाफ योर वर्क इज डन, कि आप सेफ्टी की तरफ जा रहे हो, कूच कर रहे हो. डरना नहीं है. ठीक है, जितने भी हो, 40 हो, 45 हो, 30 हो. और इसी नंबर से मुझे पता लग जाएगा कि पेपर डिफिकल्ट आया है या इजी आया है. आई रिपीट, इसी नंबर से मुझे पता लग जाएगा कि पेपर डिफिकल्ट आया है या इजी आया है. फॉर एग्जांपल 2018-19 में जब मैं प्रीलिम्स दे रहा था, 18 में मेरे से हुआ नहीं, 19 में हो गया इजीली, तो उस वक्त मैं फर्स्ट राउंड में 45 क्वेश्चंस कर पा रहा था. 45 मींस 45 इंटू 2 90, विद नेगेटिव मार्क मैं 5 का लगा भी लूं, 5 का नेगेटिव मार्क अगर मैं लगा भी लूं तो अप्रोक्सीमेटली मेरे 84-83 नंबर बन जाएं तो बढ़िया. ठीक है, इन द फर्स्ट राउंड इटसेल्फ, क्योंकि इसमें एक्यूरेसी ज्यादा होगी, क्योंकि ये पक्का आते हैं या नहीं आते हैं इस टाइप का क्वेश्चन. नाउअडेज दिस नंबर इज अराउंड 30 फॉर एन एवरेज, मतलब एक कैंडिडेट जिसने बहुत समय तक पढ़ा है उसके लिए ये नंबर आता है 30 के आसपास.
इसका मतलब पेपर आ रहा है टफ। ठीक है, पेपर इसी से पता लग रहा है टफ आता है कि नहीं। सेकेंड पैरामीटर जिससे पता लगता है कि पेपर टफ आ रहा है कि नहीं इज द सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसको आप अंडरलाइन करते हो, सॉरी सर्कल नहीं करते हो, अंडरलाइन करते हो। तो आप अंडरलाइन कर रहे हो उन क्वेश्चंस को जिसमें आपको लगता है कि बाद में जाके मैं सोच सकता हूं इसके बारे में, आई कैन थिंक अबाउट इट। आपका सिंबल कुछ और भी हो सकता है, मैंने अंडरलाइन रखा है, आप कुछ और रख सकते हो। अब सेकेंड राउंड में आपने इन क्वेश्चंस पे काम करना है, बिल्कुल काम करना है और बिल्कुल एक एक ऑप्शन को टटोलना है। दिस इज द सेकेंड पैरामीटर जिसमें सेकेंड राउंड जिससे आपको पता चलेगा कि पेपर टफ है। अगर आप आंसर्स तक नहीं पहुंच पा रहे हो, जो 2023 में हो रहा था कि आप आंसर्स तक नहीं पहुंच पा रहे थे, तब आपको एंड में 1 आउट ऑफ 2 तो तुक्का ही मारना पड़ रहा था, और ऐसे 40, 35, 50 के आसपास क्वेश्चन है। That means paper is actually tough, because earlier what used to happen is you used to underline these and one option you used to eliminate, you could get to the answer. आप आंसर तक पहुंच सकते थे, अब आंसर तक नहीं पहुंच रहे, इसलिए कट ऑफ भी नीचे जाएगी। तो ये जो पैरामीटर है ये एग्जाम वाले दिन पता लगेगा आपको। ये मैं यहां बैठ के आपको प्रिडिक्ट कर दूं, है ना, और मैं अपने व्यूज ले लूं वीडियो पे कि मैंने प्रिडिक्ट कर दिया जी ये आ गया। दिस इज नॉट समथिंग दैट आई बिलीव इन। तो इसीलिए ऑन द डे ऑफ द एग्जाम यू हैव टू बी वेरी काम, यू हैव टू बी वेरी डायनेमिक एंड रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ सिचुएशन। ठीक है, सो यू सी अ क्वेश्चन एंड फोकस ऑन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ये वाले क्वेश्चन में फिर भी आप आंसर तक पहुंच सकते हो। ये क्वेश्चन लेंदी है लेकिन इसका तोड़ निकालना आसान है। फॉर एग्जाम्पल ये वाले क्वेश्चन में स्टेटमेंट 1 है, इंडिया डिस्पाइट हैविंग यूरेनियम डिपॉजिट्स डिपेंड्स ऑन कोल फॉर मोस्ट ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। ये तो हमको पता ही है बच्चे को कि कोल से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी प्रोड्यूस होती है 60% के आसपास भारत में, ये तो पता ही है, ये स्टेटमेंट सही है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट वाला तो खत्म हो गया। यूरेनियम enriched to the extent of at least 60% is required for electricity। अरे भाई वेपन्स थोड़ी बनाने। यूरेनियम एनरिचमेंट के बारे में अगर आपने बेसिक्स भी पढ़ा होगा तो आपको ये जानकारी होगी कि 3 से 5% एनरिच भी कर दोगे यूरेनियम को तो वो बिजली प्रोड्यूस करने के लिए सफिशिएंट फिशन कर सकता है। 90% पे जाके तो न्यूक्लियर वेपन बनते हैं, 60% से ऊपर जाके तो ये गलत है। तो जब यही गलत है तो फिर आप पहुंच गए ना आंसर पे सीधे ही। सो मेनी ऑफ सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बी देयर विच यू कैन रीच। ये वो अंडरलाइन टाइप के क्वेश्चंस हैं जिसको आप पहुंच पाओगे। डू नॉट वरी, सेकेंड राउंड विल बी द लॉन्गेस्ट। सेकेंड राउंड विल बी अबाउट 1 आवर। सो फर्स्ट राउंड जिसमें आपने सारे टिक वाले कर दिए, उसके बाद एक बार देख के उसको OMR में भर दिया, इस 25 से 30 मिनट। सेकेंड राउंड इज 1 आवर एंड द लास्ट 25 मिनट्स इज फॉर दोज क्वेश्चंस विच यू डू नॉट हैव अ क्लू और यू आर थिंकिंग अबाउट द अदर क्वेश्चन जो मैं नहीं कर पाया। अब कितने गेस मारने हैं, मुझे कितने गेस मारने हैं, ये हर व्यक्ति पे डिपेंड करेगा, डिफरेंट होगा। इट विल नॉट बी द सेम। How many guesses to make is not something that I can sit here and tell you because I do not know कि आप मॉक्स में किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हो। अगर आप मॉक्स में अभी 85 क्वेश्चंस करते हो, आगे डिस्क्लेमर भी दूंगा, और उसमें से 30 गलत हो जाते हैं और 55 सही हो जाते हैं, तो नंबर कितने आते होंगे? 110 माइनस 20, 90 नंबर आते होंगे, 90 मार्क्स आते होंगे आपके। 90 marks is a good enough score on the day of the prelims. But no mock can match the actual difficulty level of the exam because of pressure or some kind of situation. So you have to think कि imagine करना है कि मेरे ज्यादा गलत होंगे प्री में जाके, हो सकता है कम गलत हो, लेकिन तैयारी इस बात की करनी है कि उस दिन मेरे ज्यादा गलत हो सकते हैं। इसलिए इससे नीचे लेके आ जाना अगर आपको लगता है कि पेपर डिफिकल्ट है। कैसे पता लगेगा पेपर डिफिकल्ट है? पहले राउंड में 30 हो रहे हैं, अगर पहले राउंड में 45 प्लस हो रहे हैं, पेपर इस बार अच्छा आ गया है, डिसेंट आ गया है, इजी आ गया है, तो अब अटेम्प्ट ज्यादा होंगे। अगर पहले राउंड में 30 के आसपास हो रहे हैं तो पेपर मुश्किल है, टफ है। यू डोंट हैव टू एक्सपैंड योर अटेम्प्ट सो मच कि तुक्के मार मार के मैं जैसे मर्जी पहुंच जाऊं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये 85 में से जब मैं अटेम्प्ट कर रहा हूं तो इस 85 में से कितने तुक्के थे, तो वो रेशियो मेंटेन करके चलोगे। जैसे अगर मैं इफ आई यूज टू गेस 30 एंड ऑल माई गेसेस यूज टू बी रॉन्ग,
और 90% और 80% of my guesses used to be wrong, don't think that on the day of the prelims it will automatically reverse कि प्रसाद खाया है ना, कहीं का दही शक्कर मम्मी ने दिया है ना, हो सकता है हो जाए, लेकिन आपने नहीं सोचना है, इसे होने देना है अपने आप, कर्म जो है आपके अपने आप डिलीवर होंगे. Do you understand the point? So when you have reached a situation and last 15 minutes are left, before the last 15 minutes mark all the OMR that you want. Do not extend it to the last 5 minutes. It's the worst mistake you can do in 2020. कोविड का टाइम था, अक्टूबर का महीना था, पेपर देने चला गया, OMR शीट गलत फिल कर दी CSAT में, एंड रेस्ट इज हिस्ट्री. हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री में रह गया वो अटेम्प्ट. ये मैं अपनी बात कर रहा हूं, अपना एग्जांपल दे रहा हूं. ऐसे मेरे कई दोस्त हैं जिनके साथ ऐसा हुआ. क्यों? क्योंकि लास्ट में OMR भरने की गंदी आदत थी. लास्ट में भर लेंगे और एक गलत हुआ तो बाकी सारा सीक्वेंस गलत होगा. कभी भी लास्ट में नहीं छोड़ना है इस काम को. एक आधा क्वेश्चन कम भी अटेम्प्ट हो जाए तो चलेगा, लेकिन OMR ब्लंडर हो जाए तो कभी आप अपने आप को नहीं माफ करोगे. मतलब इट्स नॉट, वैसे भी जिंदगी मौत का क्वेश्चन नहीं होता है, लेकिन लोग सीरियस ले लेते हैं. तो इसीलिए OMR 15 मिनट से पहले, जब 15 मिनट रहते होंगे उससे पहले भर देना. और डिपेंडिंग अपॉन कि आपने मॉक्स में अभी तक कितने रेंज रखते हो, उससे ज्यादा बढ़ाना मत, ना उससे ज्यादा कम करना. मान लीजिए आप मॉक्स में 80-85 करते थे और पेपर में जाके 60 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करके आए हो. 60 सीम्स टू बी अ बिट लेस. इन एनी सर्कमस्टांस 60 इज लेस. तो ऐसा हो सकता है 10 से 15 गेस करने पड़े. गेस करने के लिए भी ट्राई टिल द लास्ट मिनट की कुछ मुझे याद आ जाए, रिकॉल आ जाए, जिससे मैं एक स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर पाऊं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इन दिस पेपर ओनली आई विल शो यू अ क्वेश्चन जिसमें ऐसा हो सकता है टू सम एक्सटेंट. मुझे मिल जाए तो बढ़िया है. जस्ट होल्ड ऑन अ सेकेंड. So for example, in this question, if you see, recently USA and EU have launched Trade and Technology Council (TTC). This is a statement. अगर आपने current affairs में पढ़ा है तो आपको सही पता होगा. Now what we do is we generally don't read much into depth. मतलब उस काउंसिल से वो क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते, कई बार हम नहीं पढ़ते डेप्थ में, क्योंकि हम कंपाइलेशन से पढ़ रहे होते हैं, फास्ट पढ़ लेते हैं, ये किसकी पार्टनरशिप है, वो किसकी पार्टनरशिप है. तो सेकंड स्टेटमेंट में हमें हो सकती है दिक्कत. लेकिन सेकंड स्टेटमेंट इज समथिंग दैट काम माइंड से पढ़ने की कोशिश करो. USA and EU claim that through this they are trying to bring technological progress and physical productivity under their control. Now in any stretch of imagination, in an international agreement, they will never openly claim that they want to control the process. They don't want to control the process, है ना. कभी भी इंटरनेशनल उसमें फ्रेमवर्क में आप ये ओपनली क्लेम नहीं कर सकते हो सकता है कि ये आपका इंटेंशन हो, बट यहां पे बोल दिया गया है कि वी क्लेम, तो ये स्टेटमेंट गलत है. अब ऐसे करते करते आप कई सारे सही आंसर तक पहुंच भी सकते हो. कई सारे से मेरा मतलब 10-15 इज एनफ. आफ्टर यू हैव डन 30-35 इन योर फर्स्ट राउंड एंड थॉट अबाउट द डिफिकल्ट वंस, रीच्ड 15 मोर, देन यू आर एट अ नंबर अराउंड 50-55, and then if you want to take your attempt to 70, तब थोड़े से इंटेलिजेंट गेसेस करने पड़ेंगे. कोशिश ये करनी है कि जो सेकंड राउंड है वो मैक्सिमाइज हो, उसमें सबसे ज्यादा हो. फर्स्ट राउंड ऑब्वियसली, बट सेकंड राउंड इज द की. सेकंड राउंड में अगर आप 40 के आसपास क्वेश्चन कर पाते हो, सेफली आप 60 तक पहुंच पाते हो, तब बहुत बढ़िया जा रहा है. ठीक है. एंड एट द एंड ऑफ द पेपर, प्लीज don't leave the OMR for the end. I have told you many times, कभी भी OMR एंड के लिए नहीं छोड़ना है. जैसे ही GS का पेपर हो जाए, हाय मर गए, डिफिकल्ट हुआ था, ये वो 5 मिनट के लिए होगा, जरूर करना है ना. ह्यूमन नेचर है. मैं ऐसे आपको पत्थर दिल तो नहीं कह रहा हूं कि जैसा भी हुआ है पेपर कुछ नहीं, रोना निकल रहा है, दुख हो रहा है, परेशानी हो रही है, व्यक्त कर सकते हो इसको. ठीक है. लेकिन 5 मिनट बाद रीसेट का बटन, CSAT का पेपर, क्योंकि CSAT का पेपर क्लियर करना आपको भी पता है कितना जरूरी है. 45 से 50 क्वेश्चंस जो हैं आपको CSAT के करके आने ही हैं, ताकि आप एक सेफ सिक्योर नंबर की तरफ बढ़ सको. Even 45 to 50 is at the lower range, but if I talk about me in the 2023, I was able to do 43.
एंड 43 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके भी मैं कट ऑफ क्लियर कर पाया था बिकॉज ऑफ डिसेंट अमाउंट ऑफ एक्यूरेसी इन द इंग्लिश वाला सेक्शन। तो आपको तीनों सेक्शंस में से अभी तक पता होना चाहिए कि आपके 2 स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन कौन से हैं और उन 2 स्ट्रॉन्गेस्ट क्वेश्चन को ढूंढो। सीसैट की सबसे इंपॉर्टेंट की, ऑल्दो सीसैट के लिए वी माइट हैव अ सेपरेट सेशन बाय द सीसैट एक्सपर्ट्स, लेकिन एक की जो मैंने सीखी है, जो आपको सीखनी चाहिए और इस्तेमाल करनी चाहिए ऑन द डे ऑफ द एग्जाम, डोंट स्पेंड मच टाइम ऑन वन क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है जिसमें 2 स्टेटमेंट हैं, दोनों पहले मैथमेटिकली कैलकुलेट करनी है, फिर उनको कंपेयर करना है। अगर आपको लग रहा है कि भाई इसमें तो टाइम बहुत लग रहा है, तो फटाफट से स्विच करना सीखो। सीसैट में जितना जल्दी आप लंबे टाइम लगाने वाले क्वेश्चन से स्विच करते हो उतना बेहतर है। बेस्ट स्ट्रेटेजी इज 2 सेक्शंस आपको आइडिया होगा कि एक इंग्लिश या रीजनिंग वाले में कर सकता हूं अच्छे से, या एक क्वांट या रीजनिंग इंग्लिश वाले कर सकता हूं, उनको पहले टारगेट करो। ठीक है, जिसका इंग्लिश डिसेंट है वो इंग्लिश के पैराग्राफ्स पैसेजेस पहले कर ले, बाद में पढ़ने में टाइम लग सकता है, तो पहले कर ले, बाद में पढ़ने में टाइम ज्यादा लग सकता है। बाकी सीसैट की डिटेल स्ट्रेटेजी आपको मिलेगी। सो प्लीज रिमेंबर दीज डूज एंड डोंट्स फॉर द एग्जाम। Please try to adopt the 3 strategies and try to think about कि what is the best possible number of attempt according to you and how your preparation has been, rather than depending upon a golden number somebody gives you. तो जो मैंने आपको बताया, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड के क्वेश्चंस मिला के अगर आप 65 के आसपास भी हो, यू कैन टेक गेसेस ऑन 8 to 10 डिपेंडिंग अपॉन आप मॉक में अभी तक जितने गेसेस देते हो सारे गलत होते हैं क्या। अगर गलत होते हैं तो कीप इट लेस। 72 73 पे भी लोगों के 90 नंबर आए हैं, मैंने देखा है ऐसा होते हो। ठीक है, ऑल्सो ऑन द डे ऑफ द एग्जाम यू विल कम टू नो हाउ डिफिकल्ट इट इज, डिपेंडिंग अपॉन फर्स्ट राउंड में कितने हो रहे हैं। दैट इज इट फ्रॉम माई एंड एंड प्लीज रिमेंबर दीज गाइडलाइंस। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड कोई भी डाउट्स हो, आर कॉमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन, आर मेल इज ऑलवेज ओपन फॉर एनी डाउट्स दैट यू हैव। थैंक यू।